करते हैं। पहला सवाल मेरे प्यारे साथियों बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल होने के पीछे कारण भी है मेरे प्यारे साथियों। भविष्य में ये मतलब इतिहास में ये जो घटना है ये अभी तक केवल 3 ही बार हुई है, इसलिए इस घटना को जान लेना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने अब तक जब से आजाद हुआ है केवल तीसरी बार यह नजारा देखा है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत अपनी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, थर्ड टाइम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपके सामने लेकर के आ रहा है, यानी कि नई एजुकेशन ड्राफ्ट पॉलिसी 2020 आपके लिए आ चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने उसको अनुमति दे दी है। बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को आप सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि भविष्य में आपका वास्ता उन्हीं से पड़ने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, जिस बात को मैं कह रहा हूं कि अब तक केवल 3 ही बार ऐसा हुआ है, तो उसकी शुरुआत समझ लीजिएगा। भारत ने अपनी पहली शिक्षा नीति जारी की थी 1968 में। इतिहास के साथ पढ़ते चलिएगा। पहली नीति जारी की थी 1968 में। सेकंड टाइम इसने शिक्षा नीति जारी की थी 1986 में। बस ऐसे याद कर लीजिएगा, इन ईयर्स को एक्सचेंज कर दीजिएगा। 1968 में जब आई थी तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद जब आई तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और मेरे प्यारे साथियों, अब जो आ रहा है ये जो थर्ड वाली है, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2002 के अंदर वर्ष 2020 के अंदर नई शिक्षा नीति जिसको आप देख रहे हैं वो आपके सामने हाजिर है। मेरे प्यारे साथियों, 1986 के बाद अब जाकर के ये नीति आई है। दैट मींस 34 ईयर के बाद में आपका पढ़ने का तरीका बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आपके पढ़ने का तरीका बदलने जा रहा है और इसमें इतने सारे बदलाव हुए हैं कि उन बदलावों की गणना मैं आपको कराऊंगा तो आपका दिमाग जो है वो जानकारियों से भर जाएगा। ध्यान से सुनते चलिए। नंबर 1 बात, मेरे प्यारे साथियों, ये शिक्षा नीति होती क्या है? पहले तो सबसे पहले बुनियादी सवाल की चर्चा करते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा है, आप क्लास 10वीं तक बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, फिर बोर्ड का एग्जाम देते हैं, क्लास 11th 12th में आप जाते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, 11th में आप साइंस, आर्ट्स या कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हैं। वर्तमान में इस पद्धति को जिसे हम अपनाते हैं इसे 10+2 पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10+2 पद्धति, जिससे आप और हम पढ़े हैं, क्योंकि यह पद्धति 1986 की पद्धति है जिसमें विद्यार्थी को 10वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के लिए कहा जाएगा और वो 2 साल तक अपना किसी क्षेत्र स्पेशलाइज्ड करके अध्ययन करेगा। सबसे बुनियादी सवाल जो अब तक हम करते आए थे वो बिल्कुल बदल चुका है मेरे प्यारे साथियों, और वो अब होने जा रहा है 5+3+3+4 का सिस्टम होने जा रहा है। आप कहेंगे सर अभी तक तो हम कुल मिलाकर के पढ़ते थे, कुल मिलाकर के 12 साल, लेकिन ये क्या हुआ, अब हम 15 साल पढ़ेंगे क्या? जी हां, आपको 15 साल पढ़ाने के लिए सरकार प्लान लेके आ चुकी है। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग जो अभी तक 12 साल पढ़ते थे, अब वो कैरिकुलम 15 साल का हो गया है। तो 15वीं भी कोई नई पढ़ाई निकल के आ गई है क्या? नहीं साथियों, ये 15वीं पढ़ाई नहीं है। 15 साल पास पढ़ाई करने के बाद आपको 12वीं की ही डिग्री मिलेगी। क्या 12वीं पास कहलाए? बोले 15 साल में 12वीं तक पहुंचेंगे? जी हां साथियों। तो क्या हुआ है, आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पहले 5 साल में आपको क्लास 2री तक पहुंचने का मौका मिलेगा। आप क्लास 2nd तक पहुंचेंगे पहले 6 साल के अंदर। बोले मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों, पहले 5 साल के अंदर जो है आप लोग कहां पहुंचेंगे? क्लास 2nd तक पहुंचेंगे। बड़ा सवाल बना, ऐसे कैसे होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अब कहा गया है कि जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन होता है, प्रिलिमिनरी का मतलब हुआ प्री पैप जिसे आप कहते हैं, एलकेजी यूकेजी जो कहते हैं, सरकार उसे अब आपकी शिक्षा नीति में लेकर के आ गई है। विद्यार्थियों को यह पढ़ना होगा। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि सर हमारे टाइम में, हमने कहा भाई हमने तो एलकेजी यूकेजी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, उस समय थी नहीं। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, लेकिन बीच में एक टाइम आया जिस समय पर आपने स्कूल्स देखी होंगी, बहुत सारी बच्चों की स्कूल खुल गई, प्रिलिमिनरी एजुकेशन के लिए एजुकेशन स्कूल खुल गई थी, जो किड्स स्कूल खुली थी। असल में अब वो कार्य अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यानी पहले तो अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, जिसे हम प्री प्राइमरी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जैसे आप प्री पैप कहते हैं, तो एक बात बताइए सर, उसके अंदर अब सरकार क्या इस तरह की स्कूल भी खोलेगी क्या, जहां पर 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा ये पढ़ सकेगा? हमने कहा जी हां। तो सरकार ने इस स्कूल के नाम दिया है आंगनबाड़ी, और ये अभी से नहीं है,
बहुत पहले से है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आंगनबाड़ी में विद्यार्थी जो है वो अपनी क्लास 2 से पहले की, 1 और 2 से पहले की जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन है वो कंप्लीट करेगा। नंबर 1 बात तो ये समझ में आनी चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों वो 3 साल और पढ़ेगा। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है ये बात। ये इतनी इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि जिन्हें आप अपना एचआरडी मिनिस्ट्री कहते थे, एचआरडी मिनिस्ट्री था जिनका नाम था आपका रमेश पोखरियाल निशंक, एमएचआरडी मिनिस्ट्री कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनका नाम बदल चुका है, रमेश पोखरियाल जी का नहीं, इस मिनिस्ट्री का नाम बदल चुका है मेरे प्यारे साथियों। इस मिनिस्ट्री का नाम ही शिक्षा मंत्रालय हो गया है, इसका नाम ही एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। यह चीज याद रखिएगा, आपकी एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट विल नाउ ऑनवर्ड्स विल बी नोन एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। और मेरे प्यारे साथियों रमेश पोखरियाल निशंक आपके शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं कहलाएंगे। रीजन आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यह मंत्रालय केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित कार्य करता है, तो क्यों ना इसे शिक्षा मंत्री कहा जाए। फिर आप पूछेंगे क्या ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री कहलाएंगे? जी नहीं, वो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे जिनके ऊपर आप कोई विशिष्ट दिवस भी मनाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको यह बता रहा हूं, बोले पहले भी शिक्षा मंत्री था, अभी भी शिक्षा मंत्री है, तो ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री कब से आई? मेरे प्यारे साथियों एमएचआरडी मिनिस्ट्री को लेकर के आए थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। उन्होंने मेरे प्यारे साथियों, जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का नाम 1986 में बदल करके एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया था। 1986 में जो इनके द्वारा लाई गई पॉलिसी थी, इसका 1992 में संशोधन भी हो चुका है, लेकिन पॉलिसी अभी तक तीसरी बार ही आई है जो आपको पता चल रही है। एक और खास बात बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर यह मालूम होना चाहिए कि ये जो शिक्षा मंत्री करने की मांग है, ये बहुत सारे एजुकेशन से संबंधित शिक्षक संगठन है, उनकी बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग थी कि हमें आप लोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन लाइए। इंसान जो है वो कोई रिसोर्स नहीं होता, इंसान होता है, उसको शिक्षा दी जाती है, मानव कोई संसाधन नहीं होता। ये चीजें जो है मेरे प्यारे साथियों, जी हां, अब्दुल कलाम आजाद जो थे, अबुल कलाम आजाद, नॉट अब्दुल, याद रखिएगा, दिस इज अबुल। अबुल का मतलब होता है लॉरेट पर्सन, है ना। अबुल कलाम आजाद जो है भारत के पहले क्या हुआ करते थे? शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। नंबर 1 बात। एक और बात मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। 3 साल तक आप और पढ़ेंगे, तब जाकर के पूरी क्या हुई आपकी 5th एजुकेशन, यानी 5वीं क्लास तक आप पहुंच गए। या 3 साल और पढ़े, 2 के बाद 3, चौथी पढ़े, 5वीं पढ़े, यानी 2 के बाद 3 चले, 4 चले, 5 चले, 5वीं क्लास पूरी हो गई आपकी। अब आप आते हैं इसके बाद कक्षा 6 में। मेरे प्यारे साथियों फिर आपको पढ़ाया जाता है 3 साल, यानी 3 साल पढ़ाया गया, 6वीं पढ़ाई गई, 7वीं पढ़ाई गई, 8वीं पढ़ाई गई, यानी आप 8वीं में आ गए। क्लास 8 तक जब आप पहुंचेंगे तो मेरे प्यारे साथियों अब यहां पर कुछ बुनियादी सुधार हुए हैं। क्या सुधार हुए हैं? आपको क्लास 5 तक, अब ध्यान से सुनिएगा, यह आपसे संबंधित महत्वपूर्ण खबर है। कुछ विद्यार्थियों को यह जरूरी अभी नहीं लगेगा, लेकिन जीवन जब बदल जाएगा उनका, तब ये बहुत परेशान होंगे, इसलिए जरूरी है अभी समझ लीजिए। परिवर्तन आने वाला है, आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कि ये कब से अप्लाई होने जा रहा है। कल ड्राफ्ट पॉलिसी ने इसको समझाया है और मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। इतना पढ़ाने के बाद में मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हुआ क्या है, समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बता रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों क्लास 5 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक मातृभाषा लेनी जरूरी होगी, यानी कि आपको अपनी एजुकेशन मातृभाषा में करनी होगी। मातृभाषा का मतलब हुआ कि आप जिस भाषा को बोलते हैं, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज ही क्यों ना हो, आप हिंदी ले, आप इंग्लिश बोले, जो आप बोलते हैं, आपको मातृभाषा में ही क्लास 5 तक की पढ़ाई करनी होगी। रीजनल लैंग्वेज अगर आपकी राजस्थानी है तो आपको राजस्थानी में पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्रीय जो भाषा है उसमें ही आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। यह बात आपको जान लेनी आवश्यक है। क्लास 5 तक ये नहीं है कि हिंदी इंग्लिश बंद हो जाएंगी, हिंदी इंग्लिश भी चलती रहेंगी, वो तो सब्जेक्ट के साथ भाषाओं के रूप में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन अन्य सब्जेक्ट आपको मातृभाषा में पढ़ाए जाएंगे। क्लास 6 ऑनवर्ड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्लास 6 के साथ ही आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाना प्रारंभ हो जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट। आपको क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी।
ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्या किया जाने की बात कर रहा हूं मैं? क्लास 6 से आप लोगों को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्लास 6 से आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, आपको स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको सीखना है कि भाई साहब मुझे तो गाड़ी सुधारना आना चाहिए, आपको आएगा, आप इंटर्नशिप करिए क्लास 6 के बाद में ही आपको जो स्किल डेवलपमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट कंपलसरी कर दिया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। अब कहने का मतलब यह हो रहा है, हर बच्चा अपने साथ जब एजुकेशन लेके बाहर निकलेगा तो एजुकेशन के साथ साथ उसके पास कोई हुनर भी होगा। यह चीज अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा। हुनर का मतलब हुआ चाहे वो कोडिंग जानता हो, चाहे वो प्लम्बिंग जानता हो, चाहे वो पिंचर जोड़ना जानता हो, कोई ना कोई कार्य स्किल के रूप में उसके पास, कौशल के रूप में उसके पास अवश्य होगा। नंबर एक बात, क्लास 8 तक चलता रहा ये कार्यक्रम। अब जो आप लोग 11वीं 12वीं में सिलेबस सेलेक्ट करते थे, अब आपको मेरे प्यारे साथियों जो अंतिम 4 वर्ष हैं, जैसे क्लास 9, 10th, 11th, 12th कहते हैं, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। क्लास 9th से आपको अपने लिए सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, फिर चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें चाहे पॉलिटी पढ़ें। मजेदार बात ये देखिए, जो अभी तक होता आ रहा था, क्या होता आ रहा था? आप 11th 12th में साइंस स्ट्रीम चुनते थे, 11th 12th में आप सुनते थे कि बायोलॉजी लेनी है, मैथ लेनी है, आर्ट्स लेनी है, ये सब्जेक्ट सुनते थे ना। अब आपको 9th से सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन मजेदार बात सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, 9th से शुरू तो करेंगे आप, लेकिन 9th के अंदर मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को कोई एक सब्जेक्ट लेने के लिए जोर नहीं डालेगा। कोई आपसे यह नहीं कहेगा अभी साइंस में बदल जाओ या अभी आर्ट्स में बदल जाओ। फिर क्या होगा? अगर आप साइंस में चाहते हैं फिजिक्स पढ़ना, कि मुझे मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, और आप चाहते हैं कि साथ में मैं आर्ट्स पढ़ूं, आर्ट्स से मतलब हुआ कि सर जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ये मैं साथ साथ पढ़ूं, तो मेरे प्यारे साथियों आपका जो ये कोर्स का पैटर्न बनेगा ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर क्रिएट किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर क्रिएट किया जाएगा कि वो फिजिक्स के साथ हिंदी पढ़ना चाहता है, म्यूजिक सीखना चाहता है, मैथ के साथ में डांस सीखना चाहता है, उसका वो सब्जेक्ट बनेगा। ये नहीं है कि मैथ लेनी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेना कंपलसरी है, ये नहीं है कि बायोलॉजी लेनी है तो फिजिक्स बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री लेना कंपलसरी है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग रूप से आपको बात समझ में आने की आवश्यकता है। विद्यार्थी अपने तरीके से सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर पाएगा। और एक बात खास रूप से, अगर आप पूछते हैं कि सर 10th में जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसका क्या होगा, भाई साहब उसके साथ तो बहुत ही गजब हो गया है। क्या हो गया है कि जब वो 10th का एग्जाम देगा तो 10th के एग्जाम में केवल रटे रटाए विद्यार्थी पास नहीं होंगे। रटे रटाए विद्यार्थी पास नहीं होंगे मतलब आपको रोट लर्निंग नहीं कराई जाएगी कि बेटा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 याद करो, नहीं। तो क्या होगा? आपकी ग्रेडिंग 3 प्रकार से आएगी, 3 प्रकार से आपकी रैंक बनेगी, 3 प्रकार से नंबर आपको दिए जाएंगे। किस किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे? नंबर 1, आपके एजुकेशन के नंबर जो क्लास में आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, आपको अपने प्रति विश्लेषण खुद का भरना है, खुद का विश्लेषण करना है आपको, मतलब आप अपने आप को खुद के मूल्यांकन में कितने अंक देते हैं। पहली बार आपको गर्व कराने की बात प्रारंभ हो रही है कि आप अपने आप को ग्रेडिंग दीजिए कि आपने जो ज्ञान लिया वो आपके हिसाब से कितना है। अगर ऐसा हुआ, आपने कहा फिर तो हम 10 on 10 दे लेंगे, तो जब आप नौकरी के लिए आवेदन करने जाएंगे तो आपसे 10वीं तक का ही कोर्स पूछ करके वो ये चेक कर लेगा कि आपने फ्रॉडरी की थी कि नहीं की थी, और अगर आपने फ्रॉड किया होगा उसी दिन आपको भगा दिया जाएगा कि बेटा तुम अपना ही मूल्यांकन सही से नहीं कर पाए तो कंपनी के किस काम के हो। इसका मतलब मूल्यांकन भी विद्यार्थी सही से करेगा, यानी कि आपके नंबर आप खुद देंगे, यानी कि ये सेल्फ असेसमेंट नंबर होगा। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज शुरू की गई है बोर्ड में वो ये है कि आपके दोस्त आपको नंबर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों द्वारा ग्रेडिंग दी जाएगी, आपको अपने दोस्तों के द्वारा अपने लिए नंबर भरवाने होंगे। अब आप पूछेंगे
सर इसका क्या मतलब हुआ? दोस्तों से अब तो इसका मतलब दोस्ती रखनी पड़ेगी। अरे भाई क्यों नहीं रखेंगे? भारत जो है वो असल में हमारा सबसे अच्छी यूएसपी क्या है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की नहीं, हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी चीज क्या है? हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इस शिक्षा पद्धति ने हमारे बीच में इतनी दुश्मनी करा दी थी कि दोस्त दोस्त का भी सगा नहीं रहता था। आप जब पढ़ते थे तो दोस्त से छुपा के पढ़ते थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अपने दोस्त को अपना दुश्मन समझ के पढ़ते थे। अब आपको दोस्त को अपना दोस्त समझना होगा, क्योंकि वो आपका दोस्त आपके लिए ग्रेडिंग देगा, आपको बताएगा कितने नंबर तुझको दूं बता। अब उस हिसाब से आप उसके लालच में उसके साथ में बने रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि यह संगठित भारत बनाएगा, आपके अंदर मेल जोल प्रेम भाव बढ़ाएगा। आप अपने साथ में जब स्कूल से बाहर निकलेंगे तो कड़वी यादें नहीं, क्योंकि हमारे यहां तो इस शिक्षा पद्धति जिसे हम सामान्यतः मैकाले शिक्षा पद्धति कह के चिढ़ाते हैं, इस शिक्षा पद्धति ने दुश्मन बनाए। कहते हैं कि टॉपर का कोई दोस्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि टॉपर ने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा होता है। लेकिन इस बार जब आप टॉप करेंगे तो आप अपने हिसाब से टॉप करके आएंगे, अपने दोस्तों की वजह से टॉप करके आएंगे। बेहद बुनियादी रूप से किया गया कार्य है ये। फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, सर इसके बाद क्या होगा? हमने कहा 12th के बाद आप बाहर निकले, 12th के बाद आपको करना है ग्रेजुएशन, यानी कि 13वीं पढ़नी है, 14वीं पढ़नी है, 15वीं पढ़नी है, जिसे आप ग्रेजुएशन कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब ये ग्रेजुएशन भी दो प्रकार का होगा। बहुत बुनियादी तरीके से समझा रहा हूं, जिसे इस प्रकार से समझ में नहीं आया उसका मैं भाई साथ भी नहीं दे सकता। बहुत ही अल्टीमेट तरीके से पूरा की पूरा रिसर्च किया है कि आप तक इस बात को कैसे लेके जाऊं। मेरे प्यारे साथियों, आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन में आपके साथ क्या होगा? आपके पास ऑप्शन होंगे। क्या ऑप्शन होंगे? कि आप ग्रेजुएशन 3 साल वाला करना चाहते हैं कि 4 साल वाला करना चाहते हैं। बोले ऐसा भी होगा? जी हां, आपकी ग्रेजुएशन दो प्रकार की होगी, 3 साल और 4 साल। अगर आप 3 साल वाला ग्रेजुएशन करते हैं, यानी कि नौकरी के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी नौकरी में मिनिमम रिक्वायरमेंट ये कह रखी है कि आप लोग जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए, तो 3 साल के अंदर ही आपको बैचलर की डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च करने के लिए मेरे प्यारे साथियों आपको ग्रेजुएशन 4 साल वाली करनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको ग्रेजुएशन कितने साल वाली करनी होगी? 4 साल वाली ग्रेजुएशन करनी होगी यदि आपको रिसर्च में जाना है। और अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं तो 4 साल ग्रेजुएशन करिए और उसके बाद में एमएससी जिसे आप कहते हैं या एमए जिसे कहते हैं, वो रिसर्च करने वालों के लिए मात्र 1 साल की रह जाएगी। यानी कि एमएससी जो मास्टर्स है या फिर मास्टर इन साइंस, मास्टर इन आर्ट्स जो है, वो केवल 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। एमएससी कह लीजिए, एमए कह दीजिए, जो करना है वो केवल 1 साल का होगा और डायरेक्ट आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जिनको रिसर्च में जाना है वो क्लास 12th में डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें रिसर्च करनी है कि नौकरी करनी है। एकदम साफ हो गया मामला। और एक बात मेरे प्यारे साथियों, सामान्यतया एमएससी के बाद में विद्यार्थी करते हैं एमफिल। मेरे प्यारे साथियों, एमफिल की डिग्री ही खत्म कर दी गई है। अब कोई एमफिल वगैरह कुछ नहीं हुआ करेगा। पीएचडी में जाना है, डायरेक्ट जाइएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्रॉस क्वेश्चन के रूप में निकल के आती है। क्या सर किसी को बीएड करना हो तो क्या होगा? बीएड कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे। बीएड कॉलेज की जगह पर आपको ग्रेजुएशन कॉलेज में ही शिक्षण पद्धतियां सिखाई जाएंगी। यानी कि अगर आपको बीएड की डिग्री लेनी है तो 4 साल में जाके मिलेगी। वो आपको 12th के बाद ही ग्रेजुएशन के 3 साल और बीएड का साल एक साथ मिला करके आपके ग्रेजुएशन कॉलेज में ही आपको बीएड की डिग्री प्राप्त होगी, प्रोवाइडेड आपको 4 साल वहां पर देने होंगे। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करिएगा, मैं और आपकी चीजों को आंसर देता चला जाऊंगा। सेशन को शेयर करने में कंजूसी मत करिए। बहुत जबरदस्त चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये जीवन में परिवर्तन लाने वाली हैं। आज नोटिफिकेशन आ जाएगा कब से ये चीजें अप्लाई होने वाली हैं, आज नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है। और एक बात सुनिए मेरे प्यारे साथियों, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर जो क्लास 11th 12th के बच्चे हैं उनका क्या होगा? अगर सर किसी को बीटेक करना है, किसी को मतलब बीएससी करना है, बीटेक करना है, अगर आईआईटी में जाना है तो क्या होगा? मेरे का प्यारे साथियों, ऐसी स्थिति में सबके लिए केवल एक ही एग्जाम होगा। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी एग्जाम होते हैं वर्तमान में उन सबके लिए एक ही एग्जाम लागू किया जाएगा, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिया जाएगा। सबके लिए एक एग्जाम, जिसे क्या नाम दिया जाएगा? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
फिर चाहे आपको इंजीनियरिंग में जाना हो, फिर चाहे आपको आर्ट्स में जाना हो, आपको चाहे लॉ पढ़ना हो, चाहे आपको मतलब कॉमर्स पढ़ना हो, सबका एक ही टेस्ट होगा जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लिया जाएगा। ये सब जेई फेई के जो एग्जाम लेती है, सीबीएसई मेंस का जो एग्जाम लेती है, या फिर ये जितनी भी ये जो एग्जाम लेने वाली इंस्टीट्यूशन है, सब बंद, उनकी जगह केवल एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगा। एक और बात बता देता हूं, मेडिकल और लॉ को इससे बाहर रखा गया है, मेडिकल और लॉ को इससे बाहर रखा गया है। इसके लिए टेस्टिंग एजेंसी अपने तरीके से कार्य कर पाएंगी। ये अतिरिक्त रूप से इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे मेरे ग्रेजुएशन पढ़ने जाएंगे उनके लिए तो एकदम बढ़िया वाली चीज निकल के आई है सर, और वो क्या है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, अब ग्रेजुएशन में सामान्यतः क्या होता है, आपने एक साल पढ़ाई करी, आपके पास में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं। सर ये क्या होता है भाई साहब? मल्टीपल एंट्री का मतलब यह है कि अगर आपने क्लास फर्स्ट ईयर पढ़ी, यानी कि आपने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पढ़ा और फर्स्ट ईयर पढ़ के आप कह रहे हैं कि मुझे पढ़ाई छोड़नी है, तो आपको एक साल आपका बर्बाद नहीं होगा। एक साल पढ़ने के तुरंत बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप एक साल पढ़ने के बाद ब्रेक ले लीजिए, आपको कोई काम करना है, कहीं नौकरी करने जाना है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में एक साल का सर्टिफिकेट होगा। अब अगर आप फिर से आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, सेकंड ईयर में आपने एंट्री ली, आप एंट्री ले लीजिए, आपके पास में अब 2 साल की ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों यहां पर डिप्लोमा दे दिया जाएगा। फिर आपने कहा कि नहीं सर, मुझे ना अभी 2 साल के बाद भी पढ़ाई रोकनी है, तो आपकी ये पढ़ाई भी वेस्ट नहीं होगी। आपको कहीं भी जाना होगा तो कहिएगा कि मैं डिप्लोमा धारक हूं, आपको ये नहीं कहेगा कि कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने सेकंड ईयर में पढ़ाई छोड़ दी थी। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फिर भी पढ़ना जारी रखना चाहते हैं, आप तीसरी साल में एंट्री किए, तो जाकर के आपको डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग? आप 3 साल के अंदर एंट्री किए, आपको जब एंट्री करनी है, जब बाहर जाना है, कुछ भी करिए, सब कुछ अलाउड है मेरे प्यारे साथियों। ये मल्टीपल कार्य किया जा रहा है। इन सबका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होने का मतलब हुआ कि उनको जितने भी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले वो उसे करें, उन्हें जितने ज्यादा ऑप्शंस मिले वो उन्हें एक्सप्लोर करें। और मैं एक बात बताता हूं आपको, ये ऐसे ही नहीं आया कि रमेश पोखरियाल जी एक बार सो रहे थे, बढ़िया सपना आया कि चलो रमेश कुछ बढ़िया करते हैं, और साहब आए और आकर के उन्होंने शिक्षा नीति निकाल दी। नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस काम को करने से पहले 2 लाख लोगों की सलाह ली गई है। बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े मतलब बुद्धिजीवी लोग, उनसे ये सारी की सारी मंत्रणा की गई, और लगातार 4 साल से ये मंत्रणा चल रही है। वर्ष 2016 से मेरे प्यारे साथियों सरकार इसके ऊपर मंत्रणा कर रही है कि किस प्रकार से हम लोग शिक्षा के अंदर बुनियादी परिवर्तन लेके आए। और मेरे प्यारे साथियों, इसी के कारण से सबसे पहले टीएसआर सुब्रमण्यम के साथ में एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। टीएसआर सुब्रमण्यम की सब सिफारिशों के आधार पर पहले ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी कि नई शिक्षा नीति कैसी हो, लेकिन वो टीएसआर सुब्रमण्यम स्मृति ईरानी के टाइम पर बनाई गई थी। तो फिर बाद में रमेश पोखरियाल जी ने उसको रद्द करते हुए जो अपने इसरो के साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में, मेरे प्यारे साथियों, के कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में इस नई शिक्षा नीति को बनाने का, ड्राफ्ट बनाने का कहा कि आप पहले ड्राफ्ट बनाइए कि भारत को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, के कस्तूरी रंगन जी ने वर्ष 2019 में अपने द्वारा ड्राफ्ट बना के सौंप दिया था। 2 लाख से अधिक लोगों की सिफारिशें ली गई थी कि वो किस प्रकार की शिक्षा नीति देश के लिए देखना चाहते हैं। सजेशंस लिए गए थे ओपन डोमेन में, बहुत सारे शिक्षक संगठनों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मिनिस्टर, इन सबसे मेरे प्यारे साथियों सारी जानकारी जब फाइनली ले ली गई थी, तब जाकर के मेरे प्यारे साथियों ये चीज आई थी। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, जितनी भी मल्टीपल रेगुलेटिंग अथॉरिटी है सब खत्म। मल्टीपल रेगुलेटिंग अथॉरिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कि वर्तमान में आपके यूजीसी होता है, सीएसआईआर होता है, यूजीसी होता है, इसके अलावा एनटीएसई होता है, इन सभी को खत्म कर दिया जाएगा और केवल एक ही कमेटी बनाई जाएगी जो इन सब के ऊपर अपनी तरफ से रेगुलेशन रखेगी। केवल एक ही कमेटी होगी और वो बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में मिलकर के चलेगी। अगर रिसर्च करना है तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। ये यूजीसी सीएसआईआर कुछ नहीं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना
स्थापना की जा रही है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर के सारी कार्य करेगी। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं आपको ये सारे की सारे नोट्स में मिल जाएंगी, सारी बातें मैं लिख करके लाया हूं, एक एक चीज आपको मिलेगी, उसके लिए चिंता मत करिए, सब बातें मैं लिख के लाया हूं, 1% परेशान मत होइए। ये तो समझाने के लिए मैं बीच बीच में से पॉइंट आपको इंटरेस्ट के हिसाब से समझाता चल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा और कौन सी बात आई है मैं आपको वो बता देता हूं। पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी एजुकेशन एक समान होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अलग होती है और पब्लिक स्कूल में पढ़ाई अलग होती है, नहीं। आपको यानी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों की पढ़ाई का एक जैसा सिस्टम होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह की गई है कि स्कूलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक चीज यहां पर कही गई है कि जीडीपी का अभी तक मात्र 4.43% शिक्षा के ऊपर खर्च होता है। नई शिक्षा नीति के अंदर जीडीपी का 6% जो खर्च है वो खर्च किया जाएगा एजुकेशन के ऊपर मेरे प्यारे साथियों। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई है, वो ये कहा गया है मेरे प्यारे साथियों कि प्राइवेट स्कूल आने वाले टाइम में, अब ये न्यूज थोड़ी सी चेक करने वाली है क्योंकि मैंने इसको चेक किया, ज्यादा मुझे मिली नहीं, प्राइवेट स्कूल अपने नाम के आगे पब्लिक शब्द नहीं लगा पाएंगे। अब ये मुझे एक बार चेक करना है क्योंकि जहां मुझे न्यूज मिली मैंने वहां से ये चीज देखी थी, आपको एक बार कंफर्म करके अगली बार और बता दूंगा। एक और बात यहां पता चली है वो ये है मेरे प्यारे साथियों कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनका लेवल एक जैसा होगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि आपके यूपी की यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम का मतलब नॉलेज का लेवल अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नॉलेज का लेवल अलग है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक जैसा कोर्स कैरिकुलम फॉलो करेंगी और सब एक जैसा कार्य करेंगी। हाँ, लेकिन पेपर लेने के लिए उनके ऊपर ऑप्शंस होंगे कि वो किसी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं या ऑटोनॉमस करना चाहते हैं। अगर वो ऑटोनॉमस करते हैं तो वो अपनी गुणवत्ता के साथ में और अपनी रेपुटेशन के साथ में खुद अपने आप के साथ मैनेज कर लेंगे। इतने प्रकार के मेरे प्यारे साथियों विकल्प इस पूरी की पूरी घटनाक्रम के अंदर दिए गए हैं। अब देख लीजिएगा मैं आपके सामने, हाँ भाई हम कुछ ही मिनटों में 16,000 लाइव होने वाले हैं। आप सभी ने पढ़ाई के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाया। असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों, मैं इस पूरी की पूरी न्यूज को पूरी रात बैठ करके कम से कम 5 घंटे बैठ करके इस लेक्चर को तैयार किया हूं केवल पहले सवाल को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो समझनी थी। तो उन चीजों को मैं आपके सामने बढ़िया तरीके से निकाल के लाया हूं। आपको यह देखना होगा मेरे प्यारे साथियों, हायर एजुकेशन के अंदर अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, 50% लोग अब हायर एजुकेशन भी लेंगे। कहने का मतलब क्या होता है कि स्कूल ड्रॉप आउट को घटाना होगा। ये पॉइंट मैं समझा चुका हूं, ये पॉइंट मैं समझा चुका हूं, ये समझा चुका हूं, ये समझा चुका हूं। हाँ भाई, क्रेडिट ट्रांसफर होगा। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब क्या होगा? क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में कोई डिग्री प्राप्त करी, आपको उसमें फलाने अंक मिले। अब आप पूछेंगे कि सर मैं बीएससी कितने परसेंटेज से पास हुआ। मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर करके निकला तो फर्स्ट ईयर में मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, सेकंड ईयर करके निकला डिप्लोमा दे दिया, थर्ड ईयर करके निकला डिग्री दे दी। अब एक बात बताइए सर कि मेरी परसेंटेज कितनी आई? तो मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज आई ना आपकी, वो आपकी क्रेडिट बैंक में जुड़ गई। वो वर्चुअल बैंक है जो सरकार ने बना दिया, आपकी परसेंटेज वहां लिख करके डाल दी गई। जब आप अगली साल कंटिन्यू करोगे या 2 साल बाद या 5 साल बाद कंटिन्यू करोगे तो वो वाली वर्चुअल परसेंटेज आपकी जुड़ जाएंगी। यानी कि जिस प्रकार से आपके कॉइंस जुड़ते चले जाते हैं वैसे मेरे प्यारे साथियों ये चीज जुड़ जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे कार्य आपको पता हो जाने चाहिए। मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी विदेशी यूनिवर्सिटीज की मदद से। मेरे प्यारे साथियों, हर शहर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी अब ऐसी नहीं होगी जिसमें यह कहा जाता हो कि केवल टेक्निकल पढ़ाई होती है। उस पढ़ाई के साथ साथ आर्ट्स की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई सब एक ही जगह होने की बात कही जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी बात की जाएगी। टेक्नोलॉजी के अंदर मेरे प्यारे साथियों बहुत ज्यादा उपयोग किया जाएगा टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी के आधार पर मेरे प्यारे साथियों जो आपको करना है, फिलहाल में दिव्यांग जनों के लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे। रीजनल लैंग्वेज में ई कंटेंट डेवलप किया जाएगा 8 भाषाओं के अंदर मेरे प्यारे साथियों। फिलहाल ऑनलाइन मटेरियल डेवलपमेंट चलेगा। वर्चुअल लैब चलेंगी। वर्चुअल लैब का मतलब क्या हुआ?
इन दिनों क्या हो रहा है कि साइंस के विद्यार्थी जो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल करते थे या फिर बॉटनी इसके फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते थे, इन्हें लेबोरेटरी जाने की आवश्यकता होती थी। अब ये लेबोरेटरी जा नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में वर्चुअल लैब वो बनाई जाएगी। जैसे वीडियो गेम होता है ना, ऐसे कि आप करके सोचिए कि क्या करें तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा, तो वर्चुअल लैब बनाई जाएंगी। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, डिजिटली इक्विप्ड स्कूल और टीचर होंगे मेरे प्यारे साथियों। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां से मिलने वाली है। रेगुलेटरी बॉडी मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें आपको बता दी। थैंक गॉड मैंने आपको सारे पॉइंट समझाने का प्रयास कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा यह समझाया गया सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत दम लगा करके कम समय में इसे ब्रीफ करने का प्रयास किया है। मैक्सिमम पहलू मैंने इसके अंदर छू लिए हैं, फिर भी अगर कुछ बच जाएगा तो आने वाले लेक्चर्स में मैं लेकर के आ जाऊंगा। ये सवाल एक नहीं था। अपनी क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार का कमेंट सोच रहे होते हैं कि सर एक सवाल में आपने आधा घंटा लगा दिया। सर ये एक सवाल नहीं है, ये पूरा की पूरा 50 सवाल का कंटेंट था जो मैंने एक सवाल में आपको समझाया है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। सेशन को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते जाइए।